बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन भी है जो जितने भी करप्ट नेता होते हैं, जिसमें दूसरी पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। याद कीजिए जब संदेश खाली में वायलेंस हुई थी और जब चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, तब तो न्याय की जीत होती है। इस देश में लोकसभा इलेक्शन 2024 आने ही वाले हैं एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आपको पता ही होगा कि भारत की 543 लोकसभा सीट्स के ऊपर इंडिया के दो सबसे बड़े अलायंस में आपस में टक्कर होने वाली है। एक तरफ है बीजेपी लेड एनडीए अलायंस यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो दूसरी तरफ है हमारे पास इंडिया अलायंस यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब ये जो इलेक्शंस है, इनके आते आते हमारी देश की वो वाली जनता जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, दो फैक्शंस में बदल चुकी है। पहला फैक्शन तो वो जो ये बिलीव करता है कि इंडिया एक पोटेंशियल डिक्टेटरशिप है, यानी कि कुछ समय में इंडिया में एक डिक्टेटोरियल रिजीम इंस्टॉल होने वाली है। तो दूसरा फैक्शन हमारे पास वो है जो ये बिलीव करता है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप कुछ नहीं आने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन और कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नैरेटिव है जो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन कि क्या सही में इंडिया में डिक्टेटरशिप आने वाली है, इसका अगर आपको जवाब जानना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो डिक्टेटरशिप होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। अब हमारा जो भारत देश है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, कितने टाइम तक कोई भी जो रिजीम है वो रूल कर पाएगी, किस तरह से जो मिनिस्टर्स है वो पावर में आएंगे और किस तरह से जो मिनिस्टर्स है वो अपनी पावर को एबनिगेट करेंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे दोनों ही मेंबर्स यानी कि जो लोकसभा के मेंबर्स है और जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनको कुछ पावर्स भी देता है। और ये जो इन्हें पावर्स दी जाती है इसके ऊपर कुछ लिमिट्स भी सेट करता है, कुछ बाउंडेशंस भी सेट करता है। अब एक डिक्टेटोरियल रिजीम में क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंडेशन सेट कर रखी है, पावर के ऊपर लिमिटेशन सेट कर रखी है, इन पावर्स या फिर लिमिटेशंस को नहीं माना जाता और गवर्नमेंट फ्रीली अपने हिसाब से अपने लिए पावर जो है उसे एक्सरसाइज कर सकती है, पावर्स को एंजॉय कर सकती है। दूसरा एक डिक्टेटोरियल रिजीम में क्या होता है कि मीडिया या फिर प्रेस वालों के पास जो फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंस होती है काम करने की, उसे छीन लिया जाता है। और अब जो मीडिया होता है और जो प्रेस होता है उसे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाना पड़ता है जो गवर्नमेंट चाहे। और अगर कोई भी मीडिया हाउस या फिर प्रेस डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ कुछ छापता है या फिर डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ में कुछ दिखाता है तो या तो जो उसका मीडिया हाउस है उसे बंद किया जा सकता है या फिर उस मीडिया हाउस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। एक डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर इंडिविजुअल के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको भी छीन लिया जाता है। यानी कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जो गवर्नमेंट को पसंद ना आए। एक डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर या तो विपक्ष होता ही नहीं है या फिर अगर होता भी है तो उसे भी कमजोर किया जाता है। अब ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि डिक्टेटरशिप होती क्या है, बट अगर आज के सिनेरियोज को एग्जामिन किया जाए तो क्या आज के सिनेरियोज हमें यह संकेत दे रहे हैं कि इंडिया एक पोटेंशियल डिक्टेटरशिप है? सबसे पहले जो मैंने पॉइंट मेंशन किया दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मिनिस्टर की जो पावर होती है उसके ऊपर लिमिट सेट करता है, बाउंडेशन सेट करता है, किस तरह से इलेक्शन का प्रोसीजर होगा, किस तरह से एक मिनिस्टर पावर में आएगा, किस तरह से वो अपनी पावर को छोड़ेगा, कितने टाइम के इंटरवल के लिए कोई भी मिनिस्टर अपनी कुर्सी संभालेगा या फिर ऑफिस संभालेगा। वेल अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर 5 साल बाद देश में जनरल इलेक्शंस होंगे और अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस हो भी रहे हैं। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो किया जा रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट किसी मिनिस्टर को दिए हैं या फिर किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर को दिए हैं, क्या वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 के बीच, जिसमें प्रेसिडेंट के राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में मेंशन किया गया है, उसमें एक जगह यह लिखा गया है कि जितनी भी जो सेरेमनियल पावर्स होती है या फिर जितने भी जो सेरेमनियल राइट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। यानी कि अगर देश में कोई इनॉग्रेशन होना होगा तो यह हक प्रेसिडेंट का होता है, ये राइट प्रेसिडेंट का होता है कि वो जाकर किसी भी जगह का इनॉग्रेशन करे या फिर किसी भी चीज का इनॉग्रेशन करे। बट याद कीजिए 2023 का वो समय जब सेंट्रल विस्टा बनके तैयार हुआ था, सेंट्रल विस्टा यानी कि इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो उसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया गया बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया। दूसरा जो मैंने पॉइंट मेंशन किया कि एक जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होती है उसमें जो मीडिया एंड प्रेस होती है इसके पास जो इंडिपेंडेंटली काम करने का एक हक होता है, उस हक को, उस अधिकार को इनसे छीन लिया जाता है और जो गवर्नमेंट को पसंद आता है वही गवर्नमेंट इन मीडिया चैनल्स के थ्रू दिखाती है। वेल अगर देखा जाए तो ईमानदारी से बताइएगा कि मणिपुर में जब वायलेंस हो रही थी तो उसको मीडिया ने कितनी कवरेज दी? लद्दाख में जो इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं
उसको मीडिया ने कितनी कवरेज दी, रेसलर्स प्रोटेस्ट जब हुए थे तो उसको मीडिया द्वारा कितनी कवरेज दी गई। अब कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है। और जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो दो बॉडीज के लिए अकाउंटेबल रहती है आंसर देने के लिए। पहली बॉडी होती है ऑपोजिशन और दूसरी बॉडी होती है मीडिया। अब ऑपोजिशन अपना काम सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये तो आपको पता होगा, बट मीडिया को देखकर बराबर से यही लग रहा है कि आज की डेट में मीडिया इंडिपेंडेंटली काम करने की बजाय सरकार के अंडर नौकरी कर रही है। तीसरा पॉइंट, ऑपोजिशन जो है उसे सप्रेस किया जाता है, उसे कमजोर किया जाता है। आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है कि आज इस ऑपोजिशन के लीडर के घर के ऊपर ईडी ने छापा मार दिया, या फिर इसे सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया, या फिर उसे ईडी ने अरेस्ट कर दिया, या फिर इसकी जो बेल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे अभी मोस्ट रिसेंट केस है अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें लिकर स्कैम के चलते अरेस्ट कर लिया गया है। प्लस में गवर्नमेंट इन पावर, यानी कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन भी है जो जितने भी करप्ट नेता होते हैं वो इस वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो साफ सुथरे होकर वापस आते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि एट प्रेजेंट आसाम के सीएम है। इनके ऊपर बीजेपी ने खुद शारदा चिट फंड के स्कैम का आरोप लगाया और खुद कहा कि इन्हें अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। बट जैसे ही ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं मामला शांत हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है अजीत पवार का, जिनके ऊपर 17,700 करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया गया, खुद बीजेपी ने लगाया। अब ये जो अजीत पवार है मैं आपको बता दूं, ये शरद पवार के भतीजे हैं जो कि एनसीपी के एक लीडर है। अब ये जो एनसीपी है इसे दो गुट में डिवाइड कर दिया गया है, एक गुट वो जो शरद पवार की साइड है और दूसरा गुट वो जो अजीत पवार की साइड है। अब ये जो अजीत पवार वाला गुट है ये शामिल हो चुका है एनडीए में, एंड जैसे ही ये एनडीए में शामिल होता है इनके ऊपर जो ये चार्ज लगा हुआ था 17,700 करोड़ के स्कैम का, इसे हटा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। और आए दिन ऐसी न्यूज सामने आती है जिसमें दूसरी पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका रीसेंट एग्जांपल है गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस के एक बहुत जाने माने स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो क्या ये सारे इवेंट्स जो हमने डिस्कस किए, क्या ये इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रही है? तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली अभी रेजिम इन पावर के बारे में, यानी कि बीजेपी के बारे में, एनडीए के बारे में। अब बात कर ली जाए उन पार्टीज के बारे में या फिर उस अलायंस के बारे में जो ये क्लेम कर रही है कि जो बीजेपी है वो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रही है, तानाशाही की तरफ ले जा रही है। अब इनका भी जो बैकग्राउंड है, इनकी भी जो हिस्ट्री है या फिर इनके भी जो रिसेंट इवेंट्स है, इसके ऊपर भी नजर डाल ली जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस के बारे में, यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के बारे में। इस अलायंस में 41 पार्टीज है। इंडिया अलायंस में मेन पार्टीज आती है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एसवीपी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की यूबीटी यानी कि शिवसेना, और इसके बाद आती है डीएमके जो कि एमके स्टालिन की पार्टी है। इसके बाद आती है सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और फिर आती है सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ी आयरनी मुझे यहां पर पता क्या लगती है कि एक तरफ तो ये ऑपोजिशन पार्टीज क्लेम करती है कि अगर हम पावर में आ जाते हैं तो इस देश में जो ये डिक्टेटरशिप बढ़ रही है, देश में जो ये डिक्टेटरशिप का इंसर्जेंस हो रहा है, इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो दूसरी तरफ इनका जो खुद का अलायंस है उसमें इतने सारे कम्युनिस्ट भर रखे हैं। यहां तक कि ये जो डीएमके पार्टी है जिसकी तमिलनाडु में आज की डेट में सरकार है, इसके जो चीफ मिनिस्टर है एमके और उनके बेटे उदयनिधि, वो अपने नाम के पीछे यूएसएसआर के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन से इंस्पायर होकर स्टालिन लगाते हैं। दूसरी तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस। याद कीजिए जब संदेश खाली में वायलेंस हुई थी तब जो महिलाएं थी वो अपने व्हील के विदाउट प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रही थी। उनका कहना यह था कि जब यहां से पुलिस वगैरह हट जाएगी तो यहां पर जो ये माफिया राज है, गुंडा राज है, ये लोग फिर से हमारे साथ वही करेंगे जो ये आज तक हमारे साथ करते आ रहे हैं और हमें कोई बचाएगा भी नहीं। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात। और इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह तक कहा कि जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो सही से अपना काम नहीं कर रही है और ये जो मामला है ये वेस्ट बंगाल की पुलिस से छीनकर सीबीआई के हाथ में दे देना चाहिए। तब जो ममता बनर्जी थी कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ममता बनर्जी की दलील थी
इसे रिजेक्ट कर दिया। याद कीजिए जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे और वहां पर टीएमसी जीत गई थी, तो कितने सारे जो बीजेपी वर्कर्स थे उनके ऑफिसेज को जला दिया गया, उनके घर को जला दिया गया, यहां तक कि कुछ जो बीजेपी के वर्कर्स थे उनको मार तक दिया गया, और कुछ जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे या फिर वर्कर्स थे उनको वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा था। समाजवादी पार्टी जो कि इसी इंडिया अलायंस की एक और मेंबर है, याद कीजिए 1990 का वो समय जब इसी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और मुलायम सिंह यादव जो तब के उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने किस तरह से अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। याद कीजिए 2020 का वो समय जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में पावर में थी, तो किस तरह से अर्नब गोस्वामी को वहां पर उनके घर से उठवा लिया गया था, जेल भिजवा दिया गया था, यहां तक कि उन्हें जूते तक नहीं लगाने दिए गए थे। Closing the door. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. Yes. Everything is live. Everything is live. That's fine. We are in legal capacity inside. Yes. और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनावत का भी महाराष्ट्र में ऑफिस तोड़वा दिया गया था। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं जाता? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो चीख चीख कर कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी का एक बहुत लग्जरियस हाउस है एंटीला करके। तो एक बार वक्फ बोर्ड क्या करता है कि इस एंटीला के ऊपर क्लेम करता है कि ये जो एंटीला बना हुआ है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में कहते हैं कि हाँ, जो ये वाली जमीन है ये वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। अब ये जो वक्फ बोर्ड है ये कितने कॉन्स्टिट्यूशनल, कितने डेमोक्रेटिक तरीके से दूसरों की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेता है, ये सबको पता है। एक यूट्यूबर है निखिल सिंह करके, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। अब ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है इसे रन करते हैं आम आदमी पार्टी के एक एमपी। अब जब ये वीडियो वायरल होती है तो पंजाब पुलिस, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, ये सीधा जम्मू पहुंच जाती है इस यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए। वैसे ही एक और यूट्यूबर है सब लोग तंत्र करके, इनको भी यूपी से पंजाब पुलिस अरेस्ट करके लेकर आती है। पर मजे की बात यह है कि जब ये एफआईआर दर्ज की गई पंजाब में, तो पंजाब पुलिस ने इस एफआईआर की कॉपी यूपी पुलिस को तो दी, बट सब लोग तंत्र जिसके खिलाफ ये एफआईआर की गई थी उसे बिना किसी नोटिस दिए या फिर बिना कोई एफआईआर की कॉपी भेजे कन्विक्ट कर लिया जाता है। बीजेपी के एक और लीडर है तेजिंदर बग्गा करके, इनको भी पंजाब पुलिस दिल्ली से अरेस्ट करके पंजाब लेकर आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इन लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसे ही बदलता रहता है। जब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए थे वो, और जब चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, तब तो न्याय की जीत होती है। बट जब अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज किया जाता है, ममता बनर्जी की अपील को खारिज किया जाता है, तब डिक्टेटरशिप आ जाती है। हम देखते हैं कि कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स और कई बड़े बड़े कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बीजेपी में शामिल होते हैं, बट राहुल कासवान, ब्रिजेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, प्रेमलता सिंह, तेजस्विनी गौड़ा, सतीश माडिगा, अनिमुल हक लश्कर, जयप्रकाश भाई पटेल और भी ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इसी साल 2024 में बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। 1975 में आपको याद होगा कि एक बार खुद कांग्रेस पार्टी इस देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुकी है, जब सारा जो ऑपोजिशन था उसे जेल में डाल दिया गया था। ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल टूल बनाकर जिस तरह से आज गवर्नमेंट अपना उल्लू सीधा कर रही है, सेम वैसा ही किया गया था अमित शाह के साथ भी। अमित शाह का क्लेम है कि ऐसा सिमिलर किस्सा एक बार उनके साथ भी हो चुका है, जब एक एनकाउंटर में सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और कहा कि मोदी का नाम ले लो तो तुम बच जाओगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ऐसा क्लेम है अमित शाह का। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, ये है हाल इंडिया में डेमोक्रेसी के। ना तो वो पूरे दूध के धुले हुए हैं जो पहले विपक्ष में बैठे हुए थे और उस समय शिकायत करते थे कि ये वाली जो गवर्नमेंट है ये डिक्टेटर है, और ना ही ये पूरे दूध के धुले हुए हैं
जो आज की डेट में विपक्ष में बैठे हुए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि जो आज की गवर्नमेंट है वो एक तानाशाह गवर्नमेंट है या फिर वो एक डिक्टेटोरियल रेजिम है। पॉलिटिक्स में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं चलता, बल्कि ये चलता है कि कौन बुरा है और कौन उससे भी ज्यादा बुरा है। तो हिस्ट्री पढ़ो और जो प्रेजेंट के सिनेरियोज है उनको भी एनालाइज करो, उस हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव बनाओ और फिर स्मार्टली वोट करो उस पर्सन को जिस पर्सन को आप वोट करना चाहते हो, या फिर उस पार्टी को जिस पार्टी को आप वोट करना चाहते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस साइड जाना चाहते हो या फिर इस साइड जाना चाहते हो। आप इतने स्मार्ट हो कि आप इसका पता खुद लगा सकते हो। बाय द वे, ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक वीडियो को बहुत बड़ा लाइक, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।